नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम क्वालिटी एजुकेशन देने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारे उत्साह को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022 जिसका एग्जामिनेशन 8 अक्टूबर 2023 को हुआ था, उसके आयोग द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस या एई सिविल एग्जामिनेशन के सिविल इंजीनियरिंग पार्ट के 2 वीडियो और एक जनरल स्टडीज के पेपर का सॉल्यूशन के लिए एक सेशन लिया था। वहाँ पर सॉल्यूशन में और आयोग की आंसर की में कुछ डिफरेंस मिला है। ये डिफरेंस हालांकि बहुत ही मामूली है, 5 क्वेश्चंस का है मेरी समझ में। वहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो मेरे द्वारा गलत सॉल्व किया गया था कैलकुलेशन में, और जब मैंने आंसर की आयोग की देखी तो उसी न्यूमेरिकल को दोबारा सॉल्व किया और जिसका आंसर आयोग से मैच हो गया है। उसके लिए हमें खेद है, जो मुझसे गलती हुई थी। बाकी के 4-5 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसको आप भी ध्यान से दूसरी बुक से रेफर करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 148 है और ये सेट ए का क्वेश्चन है। सेट ए का रेलवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। रेलवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। इसी को आप सेट बी में देखेंगे तो आपका बी में ये 68 है, आपका सी में 20 का डिफरेंस है तो सी में 88 का है, और डी में आपका 108 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर ये रेलवे इंजीनियरिंग में गेज टॉलरेंस फॉर ब्रॉड गेज ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक गेज। तो स्ट्रेट ट्रैक में हम गेज को कितना वेरिएशन या टॉलरेंस रख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, आयोग के अनुसार इसका आंसर है ऑप्शन बी। एज पर कमीशन जो है आपका आंसर है, कमीशन है आंसर -6 to +6 या ऑप्शन बी। जबकि यदि हम रेफरेंस लेते हैं तो ये जो ऊपर रेफरेंस दिया हुआ है चैप्टर नंबर 20 ट्रैक टॉलरेंस का 695 पेज नंबर है, और ये जो बुक है इस बुक का नाम है इंडियन रेलवे ट्रैक। भाई MM अग्रवाल, भाई MM अग्रवाल सर। इसमें यदि हम चैप्टर नंबर 20 को देखें, उसकी टेबल 20.1 पर देखते हैं तो ये आपका पूछा गया है आपका ऑन स्ट्रेट ट्रैक। ऑन यहाँ पर बताया गया है कि नो स्पेशल स्पेसिफिकेशन एक्सेप्ट दो IRWW मैनुअल। इंडियन रेलवे के जो मैनुअल में दिया है विच आर इंडिकेटेड बिलो। स्ट्रेट ट्रैक पर ये जो वैल्यू दी है यहाँ पर क्या है, ब्रॉड गेज के लिए है। और ब्रॉड गेज के लिए जो ब्रॉड गेज पूछा गया है स्ट्रेट ट्रैक के लिए ये होता है आपका +6 mm to -3। -3 मतलब टाइट और +6 मीन्स mm मीन्स स्लैब। तो ये जो रेंज है हमारे ऑप्शन ए से मैच करती है। इसी के लिए यदि हम दूसरा रेफरेंस देखें तो ये आपकी, यदि आपके पास सक्सेना एंड अरोरा की बुक है, सक्सेना
एंड अरोरा की रेलवे इंजीनियरिंग बाय सक्सेना एंड अरोरा। इसके पीछे के साइड जाएंगे आपको तो अपेंडिक्स दी हुई है, और अपेंडिक्स में 9 नंबर अपेंडिक्स में आप देखेंगे कि ट्रैक गेज दिया हुआ है, और ट्रैक गेज आपका स्ट्रेट ट्रैक के लिए आपका जनरल टॉलरेंस जो दिया है एज पर इंडियन रेलवे मैनुअल बिलो, स्ट्रेट ट्रैक के लिए +6 mm टू -3 mm, कर्व के लिए 4 डिग्री के कर्व तक की वैल्यू डिफरेंस है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए यदि हम बुक के रेफरेंस से बात करें तो ये हमारा आयोग की आंसर जो प्रोविजनल आंसर की है उससे मैच नहीं करता है, और इसको हमने सॉल्यूशन में भी क्या है ए ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेफरेंस के थ्रू, और ये हो गया कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम इन पीआरटी एनालिसिस, द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी। 3 तरह के पीआरटी एनालिसिस में देखते हैं तो किसी भी एक्टिविटी के लिए 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं। पहला होता है ऑप्टिमिस्टिक टीओ, ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो कि मिनिमम रहता है, और दूसरा रहता है आपका टीपी, ये जो है मैक्सिमम रहता है जबकि सभी कंडीशन क्या हो अनफेवरेबल हो, मिनिमम आइडियल कंडीशन में रहे। इन दोनों के बीच में रहता है मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम इन तीनों टाइम के हिसाब से हम क्या निकालते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। इसी को यहाँ पर पूछा गया है कि पीआरटी में एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, तो टी जो होता है वो रहता है हमारा एक्सपेक्टेड टाइम। अब एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला होता है यदि देखें तो टी ए इज इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम टीएम प्लस टीपी पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है पहला, तो ये तो किसी हालत में सही नहीं होगा कि द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी, ये तो टीओ हो गया। द एवरेज ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी, अब यहाँ पर एवरेज दिया है। यदि हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला तो हो जाएगा एवरेज बराबर हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो यहाँ पर यदि हम ये जो हमने उसका एक्सट्रैक्ट लिया है, ये है हमारा बीसी पूनमिया की बुक है। जो बीसी पूनमिया की बुक का नाम है पीआरटी एंड सीपीएम। उसका ये पेज है जो क्वेश्चन नंबर 5.7 है, इसका मतलब चैप्टर नंबर 5 है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये टी जो दिया है दिस इज डन एल्जेब्रिकली यूजिंग ए वेटेड एवरेज ड्राइव्ड बाय, तो यहाँ पर बाय स्टैटिस्टिशियंस इन कंप्यूटिंग द एक्सपेक्टेड टाइम a weightage of 1 is given to the optimistic time, weightage 4 to the most likely time and weightage 1 to the most pessimistic time, right। उसी हिसाब से इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एवरेज दिया हुआ नहीं है, एवरेज के हिसाब से ये क्या होना चाहिए था वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज हो जाता तो ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी किस में दिया हुआ है आपकी कमीशन में। जबकि पहले भी अपना डिस्कशन हुआ द टाइम एस्टिमेट फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर देखेंगे तो पढ़ेंगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी की बात आती है।
The 3 time estimistic, optimistic time, pessimistic time and most likely time are identified on the beta distribution. Beta distribution कर्व क्या होता है ये हमने लिया नहीं है, तो ये किस पर आधारित है, प्रोबेबिलिटी के आधार। The variance and standard deviation can be computed using the TO and TP. However, one must combine the 3 time example estimate into one single time. The average time taken for the completion of the activity or job. This average time or single workable time is commonly called expected time. तो यहाँ पर average time दिया हुआ है and is denoted by TS. If the exact shape of the probability distribution curve is known, the average time or expected time could be accurately calculated. However, since the precise curve are never available, especially for non-repeated job, we must use approximation. This is done algebraically using a weighted average. तो यहाँ पर ये वर्ड चूंकि ऑप्शन में नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें कंफ्यूजन हुआ मुझे। वेटेड एवरेज होता तो मैं इस फॉर्मूले को मान लेता, लेकिन चूंकि ये डिवाइडेड बाई 6 है और यहाँ 4 टाइम्स है, इसलिए चलिए यदि हम कमीशन के हिसाब से ऑप्शन बी को भी मानते हैं तो ऑप्शन सी भी सही होना चाहिए। द टाइम एस्टिमेट फॉर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। इसको आगे पढ़ते हैं। ये जो है आपका है किसका, बीसी पुनमिया की बुक से लिया हुआ है, आपका बीसी पुनमिया और 5.8 है। इसी को आगे देखते हैं। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ये हमारा है आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बाय आपका एस सीतारमन। इसके पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है, द मोस्ट लाइकली टीएम इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड जजमेंट being the time required if normal condition prevail. It lies in between optimistic and pessimistic mind. The calculation of these 3 time estimates forces the planner to take an overview of particular difficulties involved in the activity. They tend to offset the effect of the planner's judgment of non-target dates. They become the framework on which is erected the probability distribution curve for activity duration. The general shape of this curve is shown in figure. It is seen that there is a peak or mode corresponding to the most likely time. Most likely time पर peak है. This peak may take up any position within the range of distribution to conform to the characteristic of activity under consideration. This range is roughly that defined by optimistic, pessimistic time, because these time estimates represent extreme cases having little chance of being realized. Therefore, these 2 times have very little probability. A probability distribution curve that can represent the situation is called beta distribution curve. इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज करते हैं। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। In this curve, mathematically simple approximation can be made for the activity expected mean time and is standard। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्सपेक्टेड मीन टाइम किससे आ जाएगा, वही फॉर्मूला दिया है। इसी तरह से आप यूके श्रीवास्तव की बुक को देखें तो वहां से क्या कंक्लूजन आप निकालते हैं। ये पेज नंबर 39 पर दिया हुआ है। The above mentioned 4 requirements are met with beta distribution. Hence, we assume that beta distribution curve will fit fairly into the analysis of PERT network. In order to make use of general characteristic, we take in theoretical curve. Point A to coincide with होगा। For a distribution of this type, the expected mean time, the standard deviation and variance of each activity of PERT network is given. In PERT network, the 3 time estimate are replaced by expected time together with association
measure of the uncertainty of this standard activity duration. This uncertainty is expressed by the standard deviation. Standard deviation और वेरिएंस किस में यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी में। इसलिए हम ऑप्शन सी को भी करेक्ट मान सकते हैं। यदि वेटेड एवरेज है तब ऑप्शन बी सही है, अदरवाइज बी और सी ये आपको डिसाइड करना है कि इस पूरे लिटरेचर का क्या कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थ्योरी से आप क्या समझते हैं, क्या कंक्लूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजेटेड बेस इज यूज्ड फॉर कॉलम टू कैरी मीडियम लोड, डेड लोड, ओनली स्टैटिक लोड, हैवी लोड। ठीक है, डेड लोड, स्टैटिक लोड तो यहाँ से हट गए। यदि लोड का क्लासिफिकेशन यदि लाइट, मीडियम और हैवी लोड के हिसाब से करें, ठीक है, हैवी लोड के हिसाब से करते हैं, तब पीएससी ने इसका आंसर दिया हुआ है आपका हैवी लोड कमीशन के साथ। कहीं भी यदि बुक्स को रेफर करते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइन में, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में मीडियम लोड, लाइट लोड, मीडियम लोड और हैवी लोड की रेंज नहीं दी हुई है कि भाई लाइट लोड कितना होता है, मीडियम कितना होता है, हैवी। सिर्फ ये है कि यदि न्यूमेरिकल्स देखें और हैवी लोड का जो डिस्कशन दिया हुआ है वो सिर्फ किसमें, गिरलेज फाउंडेशन। गिरलेज फाउंडेशन जो है वो हमारी हैवी लोड के लिए, हैवी लोडेड कॉलम के लिए यूज की जाती है। तो ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं होने की वजह से यदि सबसे कम देखें तो पहले बेस प्लेट को यूज करते हैं। अब बेस प्लेट पर यदि लोड ज़्यादा है तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो उसके बाद हम क्या है, गजेट प्लेट का करते हैं, गजेट बेस का यूज करते हैं। ये इसका बेस प्लेट की थिकनेस को कम करने का काम करता है। और ज़्यादा हैवी लोड हुआ तो ग्रिलेज फाउंडेशन। रेंज कैसे पता चलेगी कि ये लोड हमारा क्या है, गजेट बेस के लिए जब लिखा हुआ है कि ये मीडियम लोड के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो सकते हैं। इसको भी आप विचार करिए कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। मीडियम लोड, क्योंकि डिमार्केशन नहीं है कि मीडियम लोड यहाँ और हैवी लोड यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो मीडियम लोड हुआ तब हम इतने लोड के लिए गजेट प्लेट का यूज करेंगे, इससे ज़्यादा लोड के लिए हम इसका यूज करेंगे ग्रिलेज फाउंडेशन। विच कंपोनेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। आप यदि सीमेंट के 4 बॉक्स कंपाउंड को देखें तो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, C2S होता है, आपका C3S होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, C3A होता है और C4AF भी होता है। 4 कंपोनेंट होते हैं, इनमें से 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेरा कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और चौथा जो है यहाँ पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम जो है सिलिकेट नहीं दिया हुआ है। तो इन तीनों को यदि देखते हैं तो सबसे कम स्ट्रेंथ या हार्डनिंग किससे मिलती है, C4AF के हिसाब से मिलती है। तो आयोग ने जो आंसर दिया है उसका आंसर है टेरा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। अब ये यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कैल्शियम सल्फेट सीमेंट में जिप्सम को मिलाया जाता है और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। जिप्सम और ये है कैल्शियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है। यदि हम इसको जिप्सम भी मान लें तो यदि देखें तो चारों कंपोनेंट में तो जिप्सम तो स्ट्रेंथ का काम करता नहीं है, हार्डनिंग प्रोसेस में
भाग नहीं लेता है, सिर्फ क्या करता है, सेटिंग को रिड्यूस करता है, सेट जो टाइम जो है उसको प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो कैल्शियम सिलिकेट का क्या रोल हुआ हार्डनिंग प्रोसेस में, तो मेरे हिसाब से या मेरा ये मानना हुआ कि इसका रोल मिनिमम हुआ, और यदि तीनों में देखते हैं तो इसका रोल हुआ। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आयोग ने, मैंने जो पहले सॉल्व किया था उसका आंसर यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से नन ऑफ था। जो हमारा पार्ट 1 का जो है सेशन हुआ था उसमें नन ऑफ था एवं 8.88 कुछ आंसर आ गया था। तो अब मैंने उसको, जब आयोग का आंसर आया और उसमें आपका कमीशन का आंसर ये था, तो मैंने उसको दोबारा सॉल्व कर दिया कि चेक किया जाए कि कैलकुलेशन कहाँ गलत हुई है। तो यहाँ पर है ए प्री टेंशन कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 150 mm वाइड एंड 300 mm डीप। तो यहाँ पर ये जो है आपका बीम है वो आपका 150 mm आपकी उसकी क्या है विड्थ है और 300 mm उसकी डेप्थ है। इज प्रीस्ट्रेस्ड बाय हाई टेंसाइल बार्स और टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यदि ये स्टील है, इस स्टील का एरिया दिया है 300 mm स्क्वायर। ऑल वायर्स आर लोकेटेड एट 100 mm फ्रॉम द सॉफिट, माने बॉटम से आपके ये वायर क्या है 100 mm पर। यहाँ पर इसका सेंट्रोइड हो गया, राइडल एक्सेस हो गया और उसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी आपकी। All wires are located at 100 mm from the socket of the beam. If the wires are tensioned to a stress, जो initial stress दिया हुआ है 1000 Newton per mm square, the percentage loss of stress due to elastic deformation is equal to EC is equal to 30 kN per mm square. ES दिया है 200 kN per mm। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। width of the beam to 150 mm है, टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। अब डेप्थ ऑफ द बीम क्या है 300 mm है। क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम क्या हो जाएगा B इंटू डी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 150 इंटू 300, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। इनिशियल फ्री स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर mm। इसेंट्रिसिटी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, सेंट्रोइडल एक्सिस से वायर तक की डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी हमारी 50 mm। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है 300 mm स्क्वायर। फोर्स किसके, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो इनिशियली अप्लाई किया है वो हो जाएगा स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वायर एरिया, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 300 इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन में आ जाएगा। लॉस ऑफ स्ट्रेस पीछा किसके लिए, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज अल्फा सी एफ सी। मॉडुलर रेशियो आपका होता है, अल्फा सी क्या है मॉडुलर रेशियो, मतलब ES डिवाइडेड बाई EC। ES दिया है 200, EC दिया है 30, ये इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया हमारा 6.66। अब इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको भी निकाल लेते। आई किसके बराबर होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए BD क्यूब अपॉन 12, 150 इंटू 300 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू आ गई 3.375 इंटू 10 टू द पावर 4 mm पावर 4, राइट। स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना हो जाएगा, FC इज इक्वल टू आपका डायरेक्ट स्ट्रेस P डिवाइडेड बाई प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, ये है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस और ये है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस किसके बराबर हो जाता है हमारा MI डिवाइडेड बाई पाई। M किसके बराबर होता है P इंटू ई, P की जगह रख दिया हमने 3 इंटू 10 टू द पावर 5 और E जो इसेंट्रिसिटी की जगह रख दिया 50 mm। I की वैल्यू रख दी, राइट, रखने पर ये हमारा आ गया FD आ गया डायरेक्ट स्ट्रेस और FB आ गया बेंडिंग स्ट्रेस आ गया। वैल्यू आ गई दोनों को ऐड करके 8.88 न्यूटन पर mm। ये क्या आया है स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, अब ये हमारा FC आ गया, अल्फा सी से मल्टीप्लाइड करेंगे।
अल्फा सी था 6.66, दोनों को मल्टीप्लाइड किया 6.66 मल्टीप्लाइड बाई 8.88, ये आ गया हमारा स्ट्रेस में आपका कितना लॉस हुआ, वो आया है 59.24। अब इनिशियल स्ट्रेस था 1000, तो परसेंटेज लॉस कैसे आएगा, इसको निकालेंगे 59.247 डिवाइडेड बाई 100 और परसेंटेज मीन्स 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर। तो ये कमीशन का भी आंसर ये सही है, मेरा भी अब ये सही हो गया। जब मैंने पार्ट ए में पढ़ाया था तो ये क्या है, गलत हो गया था, उससे मुझे खेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।